देखो यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, उस प्रॉब्लम को पहले सबसे अच्छे से पढ़ते हैं, एक बार बढ़िया से पढ़ के देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें, फिर प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद ही हम इसमें कुछ सोच सकेंगे। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम बोल रहा है, प्रॉब्लम है लेट द इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी टचेज द साइड्स बी सी सी एंड ए बी। तो एक ट्राइंगल सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट अस ड्रॉ वन ट्राइंगल, रैंडम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग, कोई भी स्पेशल ट्राइंगल ड्रॉ करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है, सो ए बी सी एक्सक्यूज मी, ए बी सी ट्राइंगल बना लिया हम लोग। ए बी सी ट्राइंगल में अब क्या बोला है, एक इन सर्कल ड्रॉ करना है हम लोग को। इन सर्कल वी हैव टू ड्रॉ इन सर्कल। लेट द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टचेज द साइड्स। यहाँ पे बी सी सी ए और ए बी साइड को टच कर रहा है एट डी ई एंड एफ। मतलब कि डी ई और एफ का कोऑर्डिनेट दे दिया है हम लोग को। मतलब इन सर्कल बीसी को टच करेगा डी पर जो कि 3,4 है, सी ए को टच करेगा ई पर जो कि 4,3 है, और ए बी को टच करेगा एफ पर जो कि 5,0 है। तो मोर और लेस एक इन सर्कल का जरूरत है हम लोग को। लेट अस ड्रॉ वन इन सर्कल। कोशिश करते हैं कि ये ट्राइंगल के तीनों साइड को टच करे। थोड़ा बड़ा छोटा कर देंगे, नहीं टच किया तो चलो कर गया, टच कर गया, कर गया। आशीर्वाद है सर्कल का जो टच कर गया। यहाँ पर नहीं टच करता तो भी जबरदस्ती टच करवाते ही हम लोग। अब यहाँ पर बीसी को टच किया है जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट है हमारा डी, और डी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 3,4 दिया हुआ है। ओके, इसके बाद सी ए लिखा हुआ है, तो सी ए को टच किया है ई पर, और इस ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,3 लिखा हुआ है। एंड एट लास्ट ए बी को टच किया है एफ पर, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,0 लिखा हुआ है। इतना तो क्लियर है, इतना तो डायग्राम से ही समझ में आ रहा है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज अभी तक नहीं हुआ है। अब हम लोग को पूछा क्या गया है, इफ द स्लोप ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर, प्लीज सी इट इज गिवन स्लोप ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब देखो ये जो इन सर्कल है, इन सर्कल का जो सेंटर होगा, इन सर्कल का जो सेंटर होगा, हम लोग को पता है ऑलरेडी कि उसको इन सेंटर कहते हैं। इन सर्कल के सेंटर को इन सेंटर कहते हैं, और इन सेंटर कोई और पॉइंट नहीं होता है, बल्कि इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all three internal angle bisectors. So if I join this point A with I and suppose we extend it, तो ये हमारे एंगल ए का बाइसेक्टर ही है। दिस इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दिस एंगल विल बी बाइसेक्टेड। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग को इस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का स्लोप चाहिए। अब ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो हम लोगों को स्लोप चाहिए, इस आई को हम थोड़ा यहाँ से हटाते हैं, इसको हम अपने यूज के हिसाब से अपने सही पोजीशन पर रखते हैं। आई विल बी रिक्वायरिंग सम डायग्राम, तो यहाँ पे सपोज हम आई लिख देते हैं, एक ही बात है। अब ये डी पॉइंट है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, इसको डी नहीं कहते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर का एंड पॉइंट है। हाउएवर आई डोंट नीड इट। अभी हमको क्या जरूरत है, अभी हम ये कह रहे हैं कि इफ आई ज्वाइन दिस आई एंड ई, डेफिनेटली इट विल बी perpendicular to the side CA, and if we join F and I, then it will be definitely perpendicular to the side AB। किसी तरह अगर हम लोगों को ये I पॉइंट मिल जाए, if somehow we get this in center, तो फिर इन सेंटर और ये पॉइंट E से हम इस रेडियस का स्लोप निकालेंगे, और ये AC उस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, तो AC का भी स्लोप निकल जाएगा, और AC E पॉइंट से पास कर रहा है, तो AC का इक्वेशन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर I पॉइंट हम लोग को मिल गया, तो I और F को यूज कर हम इस रेडियस का स्लोप निकाल देंगे। इस रेडियस के स्लोप से हम AB का स्लोप निकालेंगे। बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है।
प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखेंगे तो घंटा क्वेश्चन बनेगा हम लोग से, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब ए बी का इक्वेशन निकल जाएगा क्योंकि ए बी एफ पॉइंट से पास करता है, ए बी का इक्वेशन और हम ए सी के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए निकल जाएगा। हो गया, खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन। ए निकल गया, आई ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए थे, तो ए और आई का 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकालेंगे। अब पूरा गेम हमारा टिका हुआ है आई पे, तो आई वो पॉइंट है जो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। वी हैव टू ऑब्जर्व इट वेरी नाइसली। आई वो पॉइंट है क्योंकि ये इन रेडियस है, ये इन रेडियस है, ये इन रेडियस है, तो बाय ऑब्जर्विंग वी हैव टू से दैट ये जो आई है ये आई ओरिजिन है। क्योंकि अगर हम आई का कोऑर्डिनेट यहां पर ओरिजिन लिखते हैं, इफ वी राइट इट ओरिजिन, इफ यू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ आई ई बाय डिस्टेंस फार्मूला इट इज 5, आई एफ 5, आई डी 5। तो जो बच्चा ये ऑब्जर्व कर रहा है ना वो बहुत जबरदस्त बच्चा है, नो डाउट, उसके पास थिंकिंग स्किल बहुत अच्छा है, उसका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये सोचने के बाद भी कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है ना, इसका मतलब वो बच्चा को अपने अच्छे से थॉट प्रोसेस को आंसर की तरफ ले जाना नहीं आता है। तो उसको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस ज्यादा 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 जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जर्विंग स्किल एज ऑफ नाउ तो ठीक दिख रहा है। हाउएवर ये एक अलग बात है कि हम अपने क्लास में ऑलरेडी बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स ले चुके हैं जिसमें 3 पॉइंट के हेल्प से हम इजिली सर्कम सेंटर ऑब्जर्व कर देते हैं। सर्कम सेंटर बेसिकली अगर हम डी ई एफ को ज्वाइन कर दें तो डी ई एफ के लिए ये पॉइंट तो सर्कम सेंटर ही होगा ना। तो सर्कम सेंटर ऑब्जर्व करने वाला प्रॉब्लम्स तो बहुत किए हैं हम लोग, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर लिखने से बेटर है सर्कम सेंटर ऑफ डी ई एफ लिखेंगे ना, क्योंकि डी ई एफ को ज्वाइन करेंगे तो आई पॉइंट डी ई और एफ से इक्वी डिस्टेंट है, बट हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, डायरेक्टली लिखते हैं बाय ऑब्जर्विंग, बाय ऑब्जर्विंग origin is the in center, origin is the in center of triangle ABC, origin is the in center of triangle ABC। this implies point I, जिसको हम लोग in center से डिनोट करते हैं, point I is nothing but 0,0। हो गया। अब पूरा क्वेश्चन का जो माइंड मैप डिस्कस किए थे, पूरा क्वेश्चन का जो सिनॉप्सिस अभी अभी सॉल्यूशन में बोले वो सब लिख देंगे हम लोग। सो नाउ व्हाट वी कैन से इज दैट स्लोप ऑफ आई ई, इफ आई वांट टू फाइंड स्लोप ऑफ आई ई का स्लोप होगा 3/4। अगर आई ई का स्लोप 3/4 है तो फिर स्लोप ऑफ सी ए लाइन विल बी -4/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी ए का जो इक्वेशन होगा सी ए इज, अगर स्लोप -4/3 है तो ऑलरेडी क्लास में बता चुके हैं शॉर्टकट लाइन का स्टार्टिंग 4x + 3y से होगा। ये सब शॉर्टकट तो याद रहता है तो टाइम बचेगा ही बचेगा, टाइम नहीं बचेगा ऐसा हो नहीं सकता है। 4x + 3y अब इक्वल टू कुछ लिखना है सच दैट 4x + 3y इक्वल टू सच दैट, यहाँ जो भी कांस्टेंट हम लिखेंगे ऑफ कोर्स ये लाइन सी ए का इक्वेशन है, सी ए तो 4,3 से पास करेगा, 4,3 यहाँ पर पुट करके कांस्टेंट देख लो, 4 पुट करोगे 16 + 9 25। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ CA line, 4x + 3y is equal to 25 is the equation of CA line. Similarly, I won't leave the question, पूरा क्वेश्चन करेंगे, IF का स्लोप भी निकालेंगे। Also slope of IF, if we want to find the slope of IF, हे भगवान, स्लोप ऑफ IF 0 है, स्लोप ऑफ IF 0 है, तो ये देख करके डरना नहीं है कि स्लोप ऑफ आई एफ अगर 0 है तो स्लोप ऑफ ए बी एकदम अनडिफाइन हो गया, तो अनडिफाइन हो गया तो भौकाल जैसा आ गया, हमसे कुछ बनेगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम आई एफ का स्लोप 0 है तो फिर हम ये कह सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी इज नॉट डिफाइंड। और अगर कोई लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है इसका मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, मतलब वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब उसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू समथिंग होगा। और इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो ऑफ कोर्स एक्स इक्वल टू 5 ही हो सकता है। So this implies AB is x equal to 5। ये लो AB का इक्वेशन भी आ गया, AB का इक्वेशन हम लोग निकाल लिए x equal to 5। तो AB का इक्वेशन जब हमारे पास आ चुका है, ये पूरा डायग्राम को हम थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा इक्वेशंस लिख लेते हैं।
इक्वेशन लिखने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम इस ए बी का बात करें तो ए बी का इक्वेशन आ गया x इक्वल टू 5, और अगर हम इस सी ए इक्वेशन का बात करें तो ये सी ए इक्वेशन आ गया है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। तो भाई अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हम लोग को पॉइंट ए मिलने वाला है, तो हम वो भी कर देते हैं, उसको भी क्यों छोड़ेंगे। सो सॉल्विंग द लाइंस AB and CA, we get A पॉइंट। तो x इक्वल टू 5 यहाँ पे पुट कर देंगे, x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 20 आएगा, 20 को राइट भेज दो 5 हो जाएगा, y 5/3 हो जाएगा। सो दिस इज 5, 5/3। So this is the coordinate of point A. So ultimately point A we got 5, 5/3. You want the slope of AI line only. So this implies slope of internal angle bisector of A. Slope of internal angle bisector. Slope of internal angle bisector of angle A is, ऑरिजिन से इसको ज्वाइन करना है, इसको हम लोग को ऑरिजिन से ज्वाइन करना है, तो स्लोप हो जाएगा सीधा सीधी 5/3/5, सो इट विल बी 1/3, और यही स्लोप m/n लिखा हुआ है, विच इज गिवन एज m/n एज पर द प्रॉब्लम, वेयर GCD का मतलब HCF ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर m और n का जो है वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब m और n ऑलरेडी हमारे परफेक्ट फॉर्म में आ चुके हैं। सो this implies we will have m is equal to 1 and n is equal to 3. This implies we want m plus n. So m plus n is equal to 4. So the answer for this good problem will be 4. Easily done. Easy, एकदम मस्त इजी तरीके से हो गया। ज्यादा दिमाग अगर हम लोग लगाएंगे इस तरह के प्रॉब्लम में तो ही हम फंसेंगे, नहीं तो नहीं फंसेंगे। इट्स डन वेरी सिंपली। तो अब देखो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दो मेथड से करेंगे। वी विल ट्राई टू डू इट बाय टू मेथड्स, बोथ द मेथड्स विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ओके, तो एक सर्कल का डिमांड है, एक सर्कल निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल टचिंग ए पैराबोला, एक पैराबोला को टच कर रहा है। अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सर्कल, सर्कल चैप्टर पढ़ने में हम क्वेश्चन दे दिए पैराबोला, हम दे सकते हैं क्योंकि हम हर सेकेंड डिग्री कर्व को एक गिवन पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना सिखाए हैं, यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन सिखाए हैं ना, x(x1), y(y1), x + x1/2, y + y1/2 सब सिखाए हैं। एट द पॉइंट 6,9 पैराबोला पर वो पॉइंट भी दे दिया है जिस पॉइंट पे सर्कल टच करेगा पैराबोला को, and passing through its focus, passing through its focus। अब ये जो है passing through its focus, जनरली x² = 4y पैराबोला जो होता है, इतना बेसिक्स, जो बेसिक्स है वो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। बेसिक्स हम लोग को आइडिया रहता है कि y² = 4ax पैराबोला जो है वो राइट साइड ओपन होता है, उसका फोकस a, 0 पे होता है, और x² = 4ay पैराबोला जो होता है वो अपवर्ड ओपनिंग होता है और उसका फोकस 0, a पे होता है। तो इन इंफॉर्मेशन को गैदर करके सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि बोल क्या रहा है। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर इस प्रॉब्लम को सर्कल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रेस्ट्रिक्ट करना है तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करेंगे, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, और वो चेंज बस ये करेंगे हम लोग, अगर इसको सर्कल चैप्टर में रखना है और पैराबोला के बाहर मतलब सर्कल के बाहर नहीं ले जाना है, और मतलब किसी को ये ना लगे, कोई बच्चा ये ना बोल सके कि ये तो आउट ऑफ द सर्कल सिलेबस है, तो बस कुछ नहीं करना है, इस प्रॉब्लम में कर देना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल टचिंग ए पैराबोला x² = 4y एट द पॉइंट 6,9 एंड पासिंग थ्रू 0,1, पासिंग थ्रू 0,1। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पैराबोला बनाएंगे x² = 4y। तो x² = 4y का वर्टेक्स ऑरिजिन पे होगा,
और इस तरीके से एक अपवर्ड पैराबोला हम बना देंगे। ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। इसका फोकस डिनोट कर देते हैं हम लोग, फोकस 0,1 होगा, वो लास्ट में डिनोट करेंगे, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो फिर पता चला सर्कल वहां से पास नहीं करना चाह रहा है। अब एक सर्कल बना लेते हैं जो इस पैराबोला को 6,9 पॉइंट पे टच करेगा, और ऐसा सर्कल बनाना है जो इसको टच भी करे और इसके फोकस से भी पास करे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सर्कल को इस तरीके से। ओके, वेरी गुड। नाउ दिस इज द डायग्राम व्हाट वी नीड, दिस इज द डायग्राम व्हाट वी नीड। अब इस डायग्राम में ये सर्कल पैराबोला को जिस पॉइंट पर टच किया, सपोज दैट पॉइंट P इज से 6,9, दिस पॉइंट इज 6,9, और मान लो कि ये पैराबोला के फोकस से पास करता है। फोकस जो है वो 0,1 है। आप फोकस वर्ड हटा करके 0,1 भी दे सकते हो, 0,1 दे दोगे तो फिर ये पैराबोला का क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसको स्ट्रिक्टली हम सर्कल का ही क्वेश्चन मान सकते हैं। दो मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मेथड 1। ये जो मेथड 1 है इसमें हम लोग यूज करेंगे फैमिली ऑफ सर्कल। वी विल बी यूजिंग इन दिस मेथड फैमिली ऑफ सर्कल। मेथड 1 वी विल यूज फैमिली ऑफ सर्कल। उसके लिए थोड़ा सा हट के दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला को अगर हम, ये जो पॉइंट है P, इस P पर हम एक टैंजेंट बना सकते हैं। इस पैराबोला को हम इस पॉइंट P पे इस तरीके से टैंजेंट बना सकते हैं। लेट अस गिव इट सम डिफरेंट कलर। ओके, ठीक है, ये वाला कलर ठीक है। ओके, अब देखो ये जो टैंजेंट है ना, इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग सेकंड डिग्री कर्व में सीखे। ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और उस पर ये पॉइंट है 6,9। t इक्वल टू 0 का कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग। वी विल बी यूजिंग टैंजेंट इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 मतलब हम लोग जानते ही हैं क्या करना है हम लोग को, एक्स स्क्वायर के जगह पे x1, यहाँ पर x1, y1 जो है वो 6,9 पॉइंट है। हम लोग को याद होगा कि ये जो पॉइंट है ये बेसिकली x1, y1 पॉइंट है। ये यही पॉइंट है ना x1, y1। अब इस पे टैंजेंट लिखना है हमको। t इक्वल टू 0 का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे x1, मतलब ये पॉइंट अगर x1, y1 6,9 है तो x स्क्वायर की जगह हो जाएगा 6x, और इक्वल टू 4 टाइम्स y प्लस y1 बाई 2। तो y प्लस यहाँ पे y1 9 है। ठीक है, चलो लिखते हैं, समझ में आ गया क्या करना है। तो टैंजेंट टू एक्स स्क्वायर, देखो हम पैराबोला वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एट द पॉइंट P whose coordinate is 6,9 is given by t is equal to 0 एक्सप्रेशन। और t is equal to 0 एक्सप्रेशन क्या है वो हमसे मत पूछना। अगर वो हमसे पूछना हो तो जा करके जो पिछला क्लास सब है मेरा वो देख लो, उसमें t इक्वल टू 0 का मतलब समझ में आ जाएगा। सपोज ये जो टैंजेंट है, सपोज दिस लाइन इज L है, तो L लाइन का इक्वेशन हमको लिखना है। सो दिस इम्प्लाइज लाइन L इज, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1, यहाँ पे x1 6 है, 6x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई के जगह पे y प्लस y1 बाई 2, तो y प्लस 9 बाई 2। सो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स y प्लस 9, एंड फाइनली 2 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज L का इक्वेशन 2 से 6 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू y प्लस 9, और फाइनली इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी कैन से 3x माइनस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। से दिस इज इक्वेशन 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन L। ये ध्यान देना है हम लोग को, ये लाइन L का इक्वेशन है। अब देखो ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल उस फैमिली को बिलोंग करता है जो इस लाइन को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करेगा। क्योंकि ये जो हमारे पास लाइन आया ना, ये लाइन का इक्वेशन हमारे पास आ गया 3x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन को
ये जो हमारा लाइन आया है, इस लाइन को 6,9 पे बहुत सारे सर्कल्स टच कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन टच, इनफाइनाइट, बट उसमें से सिर्फ एक ही होगा जो 0,1 से पास करेगा। तो सबसे पहले हम लोग फैमिली क्रिएट करते हैं। सो नाउ लेट द रिक्वायर्ड सर्कल, लेट द रिक्वायर्ड मतलब जो इस लाइन को 6,9 पे टच कर रहा है, लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी गिवन बाय, लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी गिवन बाय, उस 6,9 पॉइंट को हम लोग पॉइंट सर्कल मानते थे फैमिली ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग, x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 लिखेंगे, थोड़ी फैमिली लिख रहे हैं, इक्वल टू 0 अगर हम लोग लिख देंगे तो ये तो पॉइंट आ गया, 6,9 पॉइंट का ये इक्वेशन हो गया, पॉइंट सर्कल हो गया, ये रेडियस 0 हो गया। लेकिन हम तो फैमिली लिख रहे हैं ना, तो प्लस लैम्डा टाइम्स वो ऑरेंज कलर का जो लाइन है वो लिखना पड़ेगा, 3x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, मस्त है। अब ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल को 0,1 से भी पास करना है। सो लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी गिवन बाय दिस which must pass through 0,1, or we can write which passes through f point which is 0,1। this implies, तो 0,1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 0,1 सेटिस्फाई करवा करके हम लोग लिखते हैं, तो 0,1 लिखेंगे तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 और 1 माइनस 9 गला फंस गया लगता है मेरा, प्लस 64 और 0,1 जब यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो आ जाएगा -10, तो -10 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 10 लैम्डा इज इक्वल टू 100, और 10 लैम्डा अगर 100 आ गया तो लैम्डा इज इक्वल टू 10। एज वी गॉट लैम्डा इक्वल टू 10, सो वी कैन पुट दैट लैम्डा ओवर हेयर 10 और हमारा सर्कल आ जाएगा। सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट आवर सर्कल। सो दिस इम्प्लाइज circle is x minus 6 whole square plus y minus 9 whole square plus 10 times 3x minus y minus 9 is equal to 0, or you can say just open it, x square plus y square, यहाँ से -12x आ रहा है और यहाँ से +30x आ रहा है तो +18x हो गया, यहाँ से -18y आ रहा है और यहाँ से -10y आ रहा है तो -28y हो गया। यहाँ से हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है और 9 का स्क्वायर 81 आ रहा है, लेकिन यहाँ 10 माइनस 9 90 भी आ रहा है, तो 81 और -90 -9 हो गया, और 36 में से 9 जब सब्ट्रैक्ट हो गया तो +27 इज इक्वल टू 0 हो गया। एक बार चेक करेंगे हमारे कांस्टेंट पार्ट में कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। 36 यहाँ पे है और 81 यहाँ पे है और -90 यहाँ पे है, तो 81 में 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -9 ही आएगा, और 36 में -9 करेंगे तो 27 ही आएगा। वी गॉट द आंसर, दैट मीन्स आवर रिक्वायर्ड सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18x माइनस 28y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अगर कोई इस सर्कल का सेंटर जानना चाहता है तो वो सेंटर -9,14 होगा। वी कैन सी इट वेरी इजिली, वो सेंटर -9,14 होगा जो यहाँ से दिख रहा है, -9,14, और रेडियस निकालना है तो वही 9 स्क्वायर 14 स्क्वायर -27 का अंडर रूट। दिस इज फर्स्ट मेथड। ये एक मेथड है जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। एक और मेथड होगा हमारे पास जिसको हम सॉल्व करेंगे जिस मेथड से, तो उस मेथड के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी विल बी जस्ट गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में फिर से कुछ ऐसा ही डायग्राम बना लेते हैं, फिर से सेम डायग्राम ऑलमोस्ट बनेगा, तो डायग्राम कॉपी पेस्ट किया जा सकता है लेकिन चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत सारे बच्चे इस मेथड को भी यूज करते हैं। सपोज यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ऑरिजिन पे वर्टेक्स होगा पैराबोला का। सपोज दिस इज माय पैराबोला। पहले सब कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद ही मार्किंग करेंगे डायरेक्ट। एक सर्कल ऐसा है जो हमारे पैराबोला को टच किया, ओके ठीक है। अब हम लोग सारे मार्किंग्स कर लेते हैं जो भी हम लोग को जरूरत का है। सबसे पहले पैराबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। सर्कल पैराबोला को जिस पॉइंट P पे टच कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है 6,9।
सर्कल पैराबोला के फोकस मतलब कि 0,1 से भी पास कर रहा है। तो अब देखो हमको इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंट मेथड है, बट अल्टीमेटली घुमा फिरा करके मेथड बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता नहीं है, लेकिन यस कंप्लीटली डिफरेंट बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें फैमिली ऑफ लाइंस नहीं यूज करेंगे, सॉरी फैमिली ऑफ सर्कल्स हम यूज नहीं करने वाले हैं। विदाउट फैमिली ऑफ सर्कल वी विल बी डूइंग बाय सिंपल ज्योमेट्रिकल अप्रोच। अगर हम फिर से यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो देखो इसमें डाउट होना नहीं चाहिए कि ये टैंजेंट जो है ये कॉमन टैंजेंट है। ये टैंजेंट, ये ऑरेंज लाइन जो है, ये टैंजेंट इट्स ए कॉमन टैंजेंट, इट्स ए कॉमन टैंजेंट टू पैराबोला एंड सर्कल, कॉमन टैंजेंट टू पैराबोला एंड सर्कल, दोनों के लिए ये टैंजेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर हम इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं नॉर्मल, तो ये जो नॉर्मल है ये हमारे सर्कल के सेंटर से पास करेगा, क्योंकि हमको पता है कि पैराबोला के केस में तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन सर्कल के केस में ऐसा होता है कि हर पॉइंट पर बनाया हुआ नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास करता है। सपोज सेंटर इज सी, मतलब कि अभी गेम आ गया हमारा किस चीज पे, पी पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए हमको सर्कल का। तो ठीक है, सर्कल को नॉर्मल लिखो या पैराबोला को लिखो, बात तो एक ही है ना। तो सबसे पहले ये टैंजेंट तो हम फिर से लिखेंगे, और वो टैंजेंट हम जस्ट अभी लिखे थे, ये टैंजेंट जस्ट नाउ वी रोट, एंड दैट टैंजेंट वी गॉट, as far as I remember, we got this tangent as 3x minus y minus 9 is equal to 0। इसके लिए आप t इक्वल टू 0 भी लगा सकते हो पैराबोला के इक्वेशन पे। अगर आपको 6,9 पॉइंट पे टेंजेंट लिखना है तो आप t इक्वल टू 0 अगर लगा रहे हो तो मतलब आप दिखा रहे हो कि कोऑर्डिनेट में पढ़ाया हुआ सब कुछ आपके दिमाग में घुसा हुआ है। अगर आप इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हो 2x इक्वल टू 4 टाइम्स dy बाई dx, तो वहां से dy बाई dx इक्वल टू 2x आता है, और फिर 2x में तुम 6 वैल्यू पुट करते हो तो तुम्हारा स्लोप वगैरह आ जाता है। जो भी है फलाना ढकाना काम, अगर तुम ये करते हो इसका मतलब तुम अपने टीचर को फॉलो नहीं कर रहे हो, सीधा सा बात है। क्योंकि कोऑर्डिनेट में टीचर नहीं बोलता है डिफरेंशिएट करने के लिए। कोऑर्डिनेट में अगर तुम डिफरेंशिएट करने लग जाओगे तो फिर तुम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू s1 ये सब चीज कब यूज करोगे। टी स्क्वायर इक्वल टू ss1 होता है, t इक्वल टू s1 होता है, t इक्वल टू 0 होता है, ये सब कब यूज करोगे। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए, पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए, टेंजेंट एट ए गिवन पॉइंट के लिए कब यूज करोगे। अगर डिफरेंशिएट ही करना है तो जाओ जाकर सीधा कैलकुलस पढ़ लो तुम, वो सब चीज तुमको कैलकुलस में करना चाहिए। अभी कोऑर्डिनेट में हम अपने आप को कोऑर्डिनेट के लिए स्टिक रखेंगे, कोऑर्डिनेट के मेथड से ही सॉल्व करना है। dy बाई dx जैसा फालतू चीज तभी करना है जब कोऑर्डिनेट के थ्रू कोई अप्रोच ना आ पाए। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये सब भी अगर निकालना है कोऑर्डिनेट में तो कोशिश करेंगे। पैराबोला में t लेंगे, सर्कल इलिप्स में थीटा लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक मैक्सिमम मिनिमम से गेम खेलेंगे, एएमजीएम का गेम खेलेंगे। सीधा dy बाई dx का गेम नहीं खेलना चाहिए, वो कैलकुलस में खेलेंगे। हर गेम खेलना है हम लोग को, आएंगे जब उस समय खेलने तब खेल के दिखाना, उस समय देखना खेल पाते हो कि नहीं मेरे साथ। चलो फिर यहाँ पर हम लोग अगर इक्वेशन नॉर्मल टू सर्कल एट पॉइंट पी अगर हम लिखना चाहते हैं, सपोज उस लाइन का कुछ इक्वेशन मान लो, कुछ तो लाइन लिख देते हैं इसको से L1, इफ आई राइट इट L1, सो नॉर्मल टू सर्कल, नॉर्मल टू सर्कल एट पॉइंट P, नॉर्मल टू सर्कल एट पॉइंट P जो कि 6,9 है, इज, ये जो नॉर्मल होगा ये होगा L1 लाइन, L1, और L1 का इक्वेशन होगा, चूंकि ये L लाइन के परपेंडिकुलर है, L का स्टार्टिंग 3x माइनस वाई से है, तो L1 का स्टार्टिंग x प्लस 3y से होगा, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, x प्लस 3y। और ये जो लाइन है ये भी 6,9 से पास करता है, तो यहाँ पर 6,9 अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 27 आ जाएगा, तो 6 और 27 मिलकर 33 हो गया। तो L1 का इक्वेशन आ गया, से इक्वेशन 1, दिस L1 इक्वेशन वी गॉट द इक्वेशन ऑफ दिस L1। इस L1 का इक्वेशन आया हम लोग को x प्लस 3y इक्वल टू 33, x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। तो ये एक लाइन हुआ जो हमारे सेंटर से पास किया। एक और लाइन हमारे पास हो सकता है जो हमारे सेंटर से पास करेगा, और वो होगा अगर हम लोग P और F को ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, तो ये सर्कल का एक कॉर्ड है, दिस इज कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एंड वी ऑल नो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर हम इस तरीके से
एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं अगर, तो फिर ये भी हमारे सेंटर से ही पास करेगा, एंड इट इज वेरी इजी टू फाइंड दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इक्वेशन। सबसे पहले इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है उसको हम m ले लेते हैं, सपोज m इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, सो द मिड पॉइंट m of the chord PF, the midpoint m of the chord PF is, अगर मिड पॉइंट निकालते हैं तो 3,5 आ रहा है, 3,5 if I am not wrong, yes, 6 plus 0/2 3 and 10/2 5, 3,5। और अगर हम स्लोप देखते हैं PF का, एंड स्लोप ऑफ PF, स्लोप ऑफ chord PF is, अगर PF का हम स्लोप निकालने जाएंगे तो इट विल बी 9 minus 1 8, 8/6 which is m is equal to 4/3, 8/6, so 8/6 is 4/3। so डायरेक्टली यहां से हम लिखते हैं दिस implies perpendicular bisector of PF, perpendicular bisector of chord PF, perpendicular bisector of chord PF is, चूंकि PF का स्लोप 4/3 है तो फिर CM का स्लोप -3/4 होगा, और अगर CM का स्लोप -3/4 होगा इसके अकॉर्डिंग, तो फिर इक्वेशन का स्टार्टिंग 3x + 4y होगा, और ये पॉइंट M से पास करेगा जिसका कोऑर्डिनेट 3,5 है। 3,5 अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो यहाँ 3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 5 पुट करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 29 से दिस इज इक्वेशन 2। सो फुल एंड फाइनल वी गॉट द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 का इक्वेशन हमारे पास है, एंड वी गॉट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड PF जो कि CM था। अगर हम ये दोनों को सॉल्व कर दें तो हमारे पास सेंटर ही आने वाला, और कुछ रास्ता बचता नहीं है हमारे पास। मतलब कि अगर हम इस कॉर्ड का इक्वेशन का बात करें तो इसका इक्वेशन आया 3x + 4y = 29, सो दिस इज 3x + 4y = 29। अब 3x + 4y = 29 और x + 3y = 33 को सॉल्व करोगे तो सेंटर ही ना आएगा, और क्या ही आएगा, सर्कल का सेंटर यहां से भी हम ला सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज center C of the circle, center C of the circle can be obtained, center C of the circle can be obtained by solving, can be obtained by solving the lines, x + 3y = 33 and 3x + 4y = 29। so this implies point C is, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसको 3 टाइम्स कर लो ना, तो 3 इसको 3 टाइम्स करोगे तो 3x + 9y = 99 आ गया, और ये ऑलरेडी 3 टाइम्स है, तो 3x + 4y = 29 आ गया। सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ से 5y आ गया, यहाँ से 70 आ गया, y 14 आ गया। शायद पहले बार भी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेंटर का y कोऑर्डिनेट 14 ही आ रहा था। अब y को यहाँ पे 14 पुट कर दो, 3 × 14 42 होता है, 42 को उधर ले जाओ, 33 - 42 -9 - 9, 14। सो पॉइंट C इज -9, 14। चलो आ गया, सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया। टोटल डिफरेंट मेथड से आया है, कुछ भी पहले मेथड जैसा नहीं है इसमें, नथिंग इज एनीथिंग सेम लाइक बिफोर, इट्स अ डिफरेंट अप्रोच, इसलिए हम मेथड 2 भी डिस्कस करना चाह रहे थे। तो ये सेंटर आ गया। अब सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है ये C पॉइंट, ये हमारे पास आ गया -9, 14। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, -9, 14। अब हमको रेडियस निकालना है, अब नहीं बचा कुछ क्वेश्चन में, अब कुछ नहीं बचा। अब ये पॉइंट ऑलरेडी है तुम्हारे पास, इसका या तो तुम 6,9 से डिस्टेंस निकाल दो, और या फिर तुम 0,1 से निकाल दो। हमको देख के तो 0,1 में ज़्यादा अच्छा फील आ रहा है, तो हम 0,1 से ही निकालते हैं डिस्टेंस, क्योंकि हमारा जो उसमें कैलकुलेशन है वो थोड़ा एक्सपेक्टेड कम है। सो दिस इम्प्लाइज रेडियस, और यू कैन से R
इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस 9 मीन्स 9 का स्क्वायर 81 प्लस 14 माइनस 1 13, 13 का स्क्वायर होता है 169 and this will come inside a square root, so this will be like 250 I guess. 160 और 80 240 होता है, so this is root under 250. 250 हो गया हमारे रूट के अंदर में, तो ये हो गया 25 into 10, so 5 root 10. This can be written as 5 root 10 units. So जो सर्कल हम लोग को निकालना था उसका सेंटर भी आ गया और रेडियस भी आ गया. So this implies circle is x plus 9 whole square plus y minus 14 whole square is equal to 250, or if we open it, suppose it is coming x square plus y square plus 18x minus 28y. कांस्टेंट देखो यहाँ से 81 आएगा और 14 का स्क्वायर 196 आएगा, माइनस 250 करना पड़ेगा. तो अगर हम लोग 1 और 6 7 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे 277 माइनस 250, वाह 27. लास्ट टाइम ऑल्सो वी गॉट 27 ओनली, सो प्लस 27 इज इक्वल टू 0. So this is the final answer of the problem and the same answer we have achieved by two different methods. तो अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम कोई भी मेथड लगाए हमारे प्रॉब्लम तो बनने ही है. ये टोटल फर्स्ट मेथड यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल एंड दिस वन टोटली ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, ज्योमेट्रिकल बेस्ड सॉल्यूशन है. ये इजी है भाई, इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है.